हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 साइंस चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का नोट्स देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, मैं ये नोट्स पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फोर्स, एनी पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग किसी प्रकार का पुश या पुल अप्लाई करते हैं, उसे खींचते हैं या उसे धक्का देते हैं, तो वही हो गया फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, टू किक अ बॉल वन हैज टू पुश इट, दैट इज फोर्स इज अप्लाइड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब किसी भी बॉल को हम लोग किक करते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों को पुश अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण बॉल आगे की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तभी बॉल आगे बढ़ा। ओके, अब एक अगला एग्जांपल है, टू राइड ए बाईसाइकिल वन हैज टू पुश द पैडल। अब देखिए, यदि कोई एक साइकिल चला रहा है तो उसे पैडल मारते रहना होगा। यदि वो पैडल मारना छोड़ देगा तो फ्रिक्शन के कारण साइकिल रेस्ट में आ जाएगा। कुछ देर के बाद, कुछ दूर तक तो साइकिल चलेगा, लेकिन कुछ दूर के बाद क्या होगा कि साइकिल रेस्ट में आ जाएगा। इसलिए हम लोगों को पैडल मारते रहना पड़ता है साइकिल को एक स्ट्रेट रोड में चलाने के लिए। यदि ढलाव वाला रोड है तो वो चला जाएगा अपने आप, लेकिन यदि स्ट्रेट रोड है तो हमें वहाँ पे कीप पैडलिंग, हम लोगों को वहाँ पे पैडल करते रहना पड़ता है। अब हम लोगों के पास अगला टॉपिक है, फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। टू अप्लाई ए फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिस पे अप्लाई हो रहा है, उनके बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। ओके, इंटरेक्शन मतलब उनके बीच में संबंध होना जरूरी है। यदि वो आपस में संबंधित नहीं रहेंगे तो फोर्स काम नहीं करेगा। ओके, एग्जाम्पल, to kick a ball one has to touch it, otherwise force will not be applied over the ball। अब देखिए, किसी बॉल को किक करने के लिए यदि कोई फुटबॉलर है, उसे बॉल को किक करना है तो उसे जाकर के टच करना पड़ेगा। जब तक वो बॉल को टच नहीं करेगा अपने पैरों से, तब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यदि एक फील्डर को क्रिकेट के मैच में एक फील्डर को बॉल को पकड़ना है तो जब तक वो बॉल के पीछे भागेगा नहीं, उसे छुएगा नहीं, तब तक वो बॉल को पकड़ नहीं सकता है। ओके, बॉल फ्रिक्शन के कारण तभी रुकेगी जब मैदान बड़ा रहेगा। ओके, नहीं तो फील्डर को भागना पड़ेगा, अपना फोर्स लगाना पड़ेगा और उस बॉल को रोकना पड़ेगा। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मेजर ऑफ द अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब कि हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका अमाउंट को मेजर करना, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोर्स का स्ट्रेंथ कितना था, वह मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहलाता है। ओके, द स्ट्रेंथ और अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो होता है और जो अमाउंट होता है फोर्स का, इसे हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट्स होता है। फर्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है। यदि मोशन में गति कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसे वो रेस्ट में ला सकता है, और यदि वो रेस्ट में है तो उसे वो गति में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। ओके, सेकंड, देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। इफ समवन इज राइडिंग ए बाइसाइकिल एंड स्टॉप्स पैडलिंग, देन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इट कम्स टू रेस्ट। यदि कोई बाइसाइकिल चला रहा है, ओके, वो चला रहा है, उसके बाद वो पैडलिंग करना छोड़ देता है, मतलब पैडल मारना छोड़ देता है, स्ट्रेट रोड है, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, जो अर्थ फोर्स लगाती है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके कारण साइकिल जो है वो रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट साइकिल जो कि पहले मोशन में था, एक गति करता हुआ आ रहा था, जब हम लोगों ने उस पर फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया तो क्या हुआ, वहाँ पे वो जो साइकिल था वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रुक गया, रेस्ट में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकता है। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल कहता है, इफ फुटबॉल इज इन रेस्ट पोजीशन। यदि कोई फुटबॉल है जो कि रेस्ट पोजीशन में है, एंड समवन किक्स द फुटबॉल, देन द फुटबॉल कम्स इनटू मोशन। मतलब बोला जा रहा है कि यदि कोई फुटबॉल है जो कि रेस्ट पोजीशन में ग्राउंड में पड़ा हुआ है, ओके, यदि कोई जा करके उसको किक कर देगा, ओके, अपने पैर से मार देगा, तो वो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे रेस्ट में था, जो फुटबॉल रेस्ट में था, वो क्या हो गया, मोशन में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम लोगों ने उसे किक किया, हम लोगों ने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसे पुश किया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोर्स को अप्लाई करने से, पुश या पुल अप्लाई करने से
मोशन और रेस्ट का केस होता है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ सकता है या फिर रेस्ट से मोशन में जा सकता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। अगला है फोर्स कैन चेंज द शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को चेंज कर सकता है, उसके शेप या साइज को बदल सकता है। तो कैसे, इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू एन इन्फ्लेटेड बैलून। मतलब जब आप एक फूले हुए बैलून में फोर्स अप्लाई करते हैं किसी एक पार्ट पर, ओके, तो आप देखते होंगे कि उसका शेप चेंज होता है। अपने हैंड के पाम के अंदर जब उसे आप दबाते हैं, उसे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे पुश करते हैं दोनों साइड से, तो क्या होता है कि फोर्स के कारण जो बैलून का शेप है वो चेंज होते रहता है। ओके, जब आप उसे छोड़ते हैं तो फिर वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जब आप लोग कस के उसको दबा देते हैं तो वो फट जाता है। ओके, तो ऐसा आप लोगों ने जरूर किया होगा स्टूडेंट्स। अब सेकंड एग्जांपल है यू कैन चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड एंड स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप लोग रबर बैंड के शेप को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? स्प्रिंग का भी आप शेप बदल सकते हैं। उसे आप अपोजिट डायरेक्शन में जब खींचिएगा, एक को मान लीजिए लेफ्ट साइड खींच रहे हैं, एक को राइट साइड खींच रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पर वो स्ट्रेच होगा, तो उसका भी शेप और साइज क्या होता है, चेंज हो रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। When two or more than two force acting on a body such that the net force acting on it is zero, it is called balance force। जब दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और इस प्रकार से एक्ट करें कि जो टोटल नेट फोर्स है ओके वो जीरो है, मतलब कि एक साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है और दोनों एक इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो अपना रेस्ट पोजीशन बनाए रखेगा, वो वहाँ से हिलेगा ही नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नेट फोर्स जीरो हो गया क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे जब भी दो से या दो से ज़्यादा फोर्स होगा और इस प्रकार का होगा कि नेट फोर्स जीरो है किसी बॉडी पे, तो वहाँ पे बॉडी मूव नहीं करेगा और वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा। अब इसे और अच्छे एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपका और आपका फ्रेंड एक अलमीरा को पुश कर रहे हैं और इस प्रकार से पुश कर रहे हैं कि आप लेफ्ट साइड पुश कर रहे हैं और आपका फ्रेंड राइट साइड पुश कर रहा है। ओके, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो हो ऐसा रहा है कि दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, दोनों एक इक्वल फोर्स के साथ ही अलमीरा को पुश कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि अलमीरा मूव नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। ओके, आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना फोर्स वह अप्लाई करके आपका जो मेहनत उसमें पानी फेर दे रहा है। ओके, आपके मेहनत को वो न्यूलिफाई कर दे रहा है, जिसके कारण वो जो अलमीरा है वो अपना रेस्ट पोजीशन बनाए रखेगा, वो वहाँ से घसकेगा ही नहीं। और जब आपका फ्रेंड उस चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं कि उसके मेहनत को बेकार कर दे रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फोर्स है वो एक रह जा रहा है और नेट फोर्स जीरो है, तो ये बैलेंस फोर्स है। Unbalanced force, when two or more than two forces acting on a body such that the net force acting on it is not zero, it is called unbalanced force। जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी एक बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं और इस प्रकार से फोर्स अप्लाई होता है कि नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा, मतलब कि कोई एक अधिक शक्ति लगा जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, किसी एक ने अधिक शक्ति लगाई जिसके कारण वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वो मूव कर गया। ओके, मान लीजिए आपका फ्रेंड उसी प्रकार से फिर अलमीरा को पुश कर रहे हैं। ओके, तो आपका फ्रेंड जीत जाता है, आप हार जाते हैं, वो आपकी तरफ अलमीरा को पुश कर जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि आपका एफर्ट उसने कैंसिल भी किया, उसके साथ साथ आपके एफर्ट से उसने अधिक एफर्ट लगाया जिसके कारण अलमीरा मूव कर गया। तो जीता कौन? वो जीता इस केस में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। अब देखिए, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन। जब एक सेम डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया है, मतलब आप भी राइट साइड अलमीरा को पुश कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी राइट साइड अलमीरा को पुश कर रहा है, तो दोनों का जो एफर्ट है वो ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। जब आप लोग किसी फोर्स को अप्लाई कीजिएगा तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। ओके, दो फोर्सेस थे। अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, अनबैलेंस फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, आप अलमीरा को राइट साइड पुश कर रहे हैं और आपका फ्रेंड उसे लेफ्ट साइड पुश कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा। जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे हम लोग कम फोर्स अप्लाई करने वालों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा, तो वो जीरो नहीं होगा।
अनबैलेंस फोर्स के केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है और बैलेंस फोर्स के केस में नेट फोर्स जीरो हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये डिफरेंस के रूप में भी आएगा तो आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इन दोनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हेन ए फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ए बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है और तभी अप्लाई हो रहा है जब बॉडी के साथ किसी का फिजिकल कांटेक्ट है, मतलब कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उन दोनों के बीच में एक हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, दोनों आपस में संबंध में होने चाहिए, संपर्क में होने चाहिए, तभी फोर्स अप्लाई होगा। तो वैसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अब उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो पहला होता है मस्कुलर फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय द मस्कुलर मसल्स ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वैसा फोर्स जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के मसल्स के द्वारा अप्लाई किए जा रहे हैं, मांसपेशियों के द्वारा अप्लाई किए जा रहे हैं, तो वैसे फोर्सेस को हम लोग बोल सकते हैं कि वो मस्कुलर फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई हो रहा है तो कॉन्टैक्ट हो रहा है। ओके, मान लीजिए आप किसी चीज़ को धक्का मार रहे हैं। ओके, किसी आप अलमीरा को धक्का मार रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने हैंड से उस पर धक्का मारेंगे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, फिजिकल आपका कोई शरीर का अंग उस पर लग रहा है तभी फोर्स अप्लाई हो रहा है, भले वो घस के चाहे नहीं घस के। ओके, वो तो भारी कितना है और आप कितना फोर्स लगा रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप एक डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ओके, आपके और अलमीरा के बीच में, और यहाँ पे आप एक मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, मसल से आप फोर्स लगा रहे हैं, अपनी मांसपेशियों से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक मस्कुलर फोर्स होगा। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। व्हेन ए हॉर्स इज पुलिंग ए कार्ट, जब एक हॉर्स घोड़ा कार्ट को पुल करता है, खींचता है, तो वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। इसका एक और हम लोग उसे देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। When two surfaces are in motion in relation to each other, a force acts between them and opposes the motion. जब दो surfaces मोशन में हो, इस प्रकार का रिलेशन हो कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है तो दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है फोर्स, तो क्या हो रहा है कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स उसे अपोज कर रहा है। ओके, तो हम लोग ऐसे फोर्स को कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। जब धरती पे मान लीजिए कोई बॉल जा रहा है, ग्राउंड पे कोई एक बॉल आगे की तरफ बढ़ रहा है, ओके, तो बॉल यदि मान लीजिए राइट साइड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड एक्ट कर रहा है, मतलब जो भी डायरेक्शन है बॉल का उसके अपोजिट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। ये मैंने आपको बॉल के एग्जांपल से समझा दिया है, मैंने एग्जांपल में वही लिखा है। व्हेन ए बॉल इज रोलिंग इन ग्राउंड इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। देखिए जब एक बॉल रोल कर रहा होता है ग्राउंड में, ओके, रोल करते जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे होगा, फिर थोड़ा धीरे होगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो धीरे होते होते रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हुआ, बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हुआ जिसके कारण बॉल रुक गया। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे के नोट्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट यदि आप जल्दी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।